तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फाई प्रिंसेस को लेकर फ्रीडम सिटी में पहुंच गया था, जहां पे उन लोगों को शिनलान एकेडमी दिखाई देती है। तो वो लोग फौरन से उसके अंदर ट्रायल देने के लिए चले जाते हैं। उस ट्रायल में उन लोगों को बहुत सारे पिलर्स दिखाई देते हैं। तो प्रिंसेस चुनियान जल्दबाजी में उसे कंप्लीट करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर फंस गई थी। मगर फिर योंग फाई ने उसे बचा लिया था और फिर वो लोग मिलकर आपस में एक प्लान बनाते हैं। वो लोग कियान को हवा में ऊपर उछालते हैं और खुद नीचे से जाकर उन सारे के सारे पिलर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो लोग उस ट्रायल को कंप्लीट कर लेते हैं। मगर फिर जैसे ही वो लोग एनरोलमेंट के लिए फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक बंदा उनके फॉर्म फाड़ देता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस चुनियान गुस्से में आकर उस बंदे को चैलेंज कर देती है। और जब उन दोनों के बीच में फाइट होती है तो प्रिंसेस चुनियान वहाँ पर अपने टाइगर को समन करती है, जो कि आते साथ ही एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है, जिसकी वजह से केविन जुओ भी डर जाता है। और फिर वहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है, जो कि अपने एक जायंट स्पिरिट बर्ड के साथ वहाँ पर आती है। उसे देखकर वो सब लोग डर जाते हैं और वो आते ही प्रिंसेस चुनियान से कहती है कि आखिर ये लड़की कहाँ से आई है जिसे हमारे रूल्स के बारे में नहीं मालूम। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस चुनियान कहती है कि शिनलान एकेडमी सच में काफी बड़ी है, यहाँ पर बहुत सारे सीनियर्स हैं, मगर मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अगर तुमने पूछ ही लिया है तो फिर मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं शिनलान कॉलेज के वाइस डीन की एक ग्रैंड डॉटर हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने चेहरे से वो मास्क हटा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। और फिर वो लड़की दोबारा से चुनियान से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रही और ऊपर से तुमने रजिस्ट्रेशन हॉल में भी लोगों को तंग किया है। इसीलिए मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं सिचुएशन को देख सकूं कि यहाँ पर किसे सबक सिखाने की जरूरत है। सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसी लड़की जो कि दिखने में इतनी अच्छी है और वो रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मगर प्रिंसेस कहती है कि भले ही मुझे यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं मालूम, मगर वो येलो हेयर वाला लड़का क्या वो रूल्स को जानता है, क्योंकि उसी ने ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। अगर उसने हम लोगों को बुली न किया होता तो हम लोग उससे कभी भी लड़ाई न करते। तुम यहाँ पे हमारे बीच में जस्टिस करने के लिए आई हो या फिर तुम उसकी साइड लेने के लिए आई हो। ये सुनते ही वो लड़की कहती है कि तुम एक तो हमारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रही और ऊपर से तुम हमसे अकड़ कर भी बात कर रही हो। ये सुनते ही प्रिंसेस चुनियान फिर से कहती है कि लगता है कि शिनलान कॉलेज में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, तुम भी बिल्कुल इसके ही जैसे बात कर रही हो। ये कहने के बाद अचानक से योंग फाई आकर उसका मुंह बंद करवाता है और कहता है कि सीनियर प्लीज आप इसे माफ कर दीजिए, लगता है कि हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये लड़की थोड़ी सी नादान है, इसे माफ कर दीजिए। मगर दूसरी तरफ से वो लड़की फिर आग बगोला हो जाती है और कहती है कि इसे तो अब सदा मिलकर रहेगी। तो सीनियर लड़की को गुस्से में देखते ही वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो डर के मारे वहाँ से दूर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो गुस्से में आएगी तो वो फिर किसी को भी नहीं छोड़ेगी। और इस तरफ हम उस सीनियर लड़की को देखते हैं, वो कहती है कि एक तो तुमने हमारे कॉलेज के रूल्स को तोड़ा है और ऊपर से तुम हमारे कॉलेज की इंसल्ट भी कर रही हो। ये कहते ही वो उन पर एक के बाद एक फायर स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक करना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ फिर योंग फाई उन अटैक से बचाते हुए प्रिंसेस चुनियान को वहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की उन पर अटैक्स की बौछार कर देती है। और प्रिंसेस चुनियान योंग फाई से कहती है कि तुम मुझे छोड़ो तो सही, मैं देखती हूँ कि ये मेरे साथ क्या करती है। मगर योंग फाई उससे कहता है कि अगर तुम इस पागल लड़की से लड़ोगी तो हमारे लिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके पास एक हाई स्टेटस है। मगर प्रिंसेस चुनियान कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर योंग फाई कहता है कि अगर यहाँ पर कोई ओल्ड एंसेस्टर आ गया तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ऊपर से वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी आवाजें सुन रही हूँ। ये कहने के बाद वो उन पर दोबारा से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक करती है। तो योंग फाई बहुत ही आसानी से प्रिंसेस को उन अटैक से बचाते हुए ऊपर उछाल देता है और फिर उस सीनियर लड़की से कहने की कोशिश करता है कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, हमें बात तो करने दें। मगर वो लड़की बाकी लोगों से कहती है कि इन्हें यहाँ से भागने मत देना। इतने में केविन जुओ भी वहाँ पे आ जाता है और उनका रास्ता रोक लेता है। और ऊपर से वो सीनियर लड़की भी उनसे कहती है कि तुम लोगों ने मेरे कॉलेज की बेइज्जती की और यहाँ पे मौजूद मूर्तियों को नुकसान पहुँचाया है, और ऊपर से तुम लोग किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहे। तुम्हें क्या लगता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम लोग यहाँ से बचकर निकल जाओगे? मगर योंग फाई कहता है कि सीनियर आपने तो हमारी बात सुनी ही नहीं और आप हम पे हमला किए जा रही है। हम आपके सामने अपनी बात रखेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे साथ मसला क्या हुआ है। ये सुनते ही वो सीनियर लड़की कहती है कि अच्छा ठीक है तो फिर मुझे बताओ, क्योंकि तुम्हारे पास बस यही एक चांस है। अगर तुमने मुझे सेटिस्फाई कर दिया तो तुम बच जाओगे। तो फिर
योंगफाई उससे कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लेने के लिए आए हैं और हमने एंट्रेंस एग्जाम भी पास किया है और हम लोग खुद को एनरोल करने के लिए एग्जामिनेशन एनरोलमेंट हॉल में गए थे। वहाँ पर केविन जुओ ने जानबूझकर मेरे जूनियर को बुली किया था, जिसकी वजह से वो गुस्से में आ गई और उसने केविन जुओ को चैलेंज कर दिया था। इसमें इस लड़की का कोई कसूर नहीं है। ये सुनने के बाद वो सीनियर लड़की फिर केविन जुओ की तरफ देखती है और कहती है कि क्या तुमने वाकई में कुछ ऐसा किया है? तो केविन कहता है कि आखिर ऐसे लड़के जो कि इतने वीक हों वो भला कैसे टेस्ट को पास कर सकते हैं? इन लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ ट्रिक यूज की है। ये सुनते ही वो सीनियर लड़की उससे गुस्से में कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें मेरे ग्रैंडपा के बनाए हुए एरे पर कोई शक है? कोई भला उस एरे के साथ भी चीट कर सकता है क्या? ये सुनते ही केविन जुओ की बोलती बंद हो जाती है और वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। मगर वो सीनियर लड़की फिर उन लोगों से कहती है कि भले ही इसमें गलती केविन जुओ की है मगर उसके बावजूद भी ये लड़की एडमिशन नहीं ले सकती। जिस पर प्रिंसेस चुनियान कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? हम लोग इतनी देर से तुम्हारी ये बकबक सुन रहे हैं और तुम चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। ये सुनने के बाद वो सीनियर मुझसे कहती है कि पागल किसे कहा? तुम खुद होगी पागल। एक तो तुमने हमारे सेक्ट के एडमिशन डे पर इतनी बड़ी मुसीबत क्रिएट की, ऊपर से तुमने हमारे डीन का स्टैचू भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अगर हम लोगों ने तुम्हें एडमिशन दे दिया तो फिर आगे चलकर तुम इस सेक्ट में न जाने कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी करती रहोगी, इसीलिए तुम्हारा यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मैं तुमसे एडमिशन के लिए गिड़गिड़ाऊंगी, इसलिए मुझे तुम्हारे सेक्ट की कोई जरूरत नहीं। मगर फिर बीच में योंगफाई बोल पड़ता है और वो कहता है कि ये सब कुछ केविन जुओ की वजह से हुआ है। और वैसे भी आप लोगों के कॉलेज का यही रूल है ना कि यहाँ पे फैसले सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ के दम पर होते हैं। अगर आप लोग सच में आज फैसला करना ही चाहते हैं तो फिर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस केविन जुओ के साथ 1-on-1 फाइट करने को तैयार हूँ। आज फैसला हो ही जाए कि कौन सही है और कौन गलत है। ये सुनकर केविन जुओ भी हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना कमजोर लड़का उसे चैलेंज करेगा। मगर फिर योंगफाई उससे कहता है कि ये लड़ाई काफी इंटरेस्टिंग होगी। अगर मैं जीत गया तो ये लड़का केविन जुओ मेरे दोनों दोस्तों से माफी मांगेगा। और फिर केविन कहता है कि अगर मैं जीत गया तो फिर क्या? तो योंगफाई कहता है कि ना ना बच्चे, तुम नहीं जीतने वाले। ये बात केविन जुओ को काफी बुरी लगती है, जैसे कि किसी ने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया हो। और ऊपर से वो सीनियर लड़की फिर उन लोगों से कहती है कि अगर यही फैसला है तो फिर मैं इस लड़ाई को खुद से विटनेस करूंगी। कुछ देर के अंदर अंदर तुम्हारी ये फाइट शुरू हो जाएगी। जैसे ही एडमिशन कंप्लीट हो जाए तुम लोग इसी स्क्वायर के अंदर फाइट करोगे। और फिर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है। वो योंगफाई से कहती है कि तुमने तो उस प्रिंसेस को इम्प्रेस कर दिया है। वो मेरी कोई बात नहीं मान रही थी मगर उसने तुम्हारी बात को बड़ी आसानी से मान लिया है। तो योंगफाई उसे फिर कान में कहता है कि मैं इस लड़के को तो इसलिए चैलेंज कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग इस एकेडमी में चले भी जाएं तब भी हम लोग जूनियर्स बनकर रहेंगे, पर अगर हम इसे पीट कर अंदर जाएंगे तो हम लोग डायरेक्टली एक अच्छे लेवल में चले जाएंगे। और ऊपर से मुझे शिनलान कॉलेज के सीनियर्स की एबिलिटीज को भी तो आजमाना है। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इन सीनियर्स में कितना दम है। ये बात सुनकर प्रिंसेस उससे कहती है कि सच में तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कब से आ गई? चलो फिर तुम अपनी तैयारी करो, मैं जरा शाओयू के साथ कहीं घूम कर आती हूँ। ये कहने के बाद वो शाओयू को बुलाती है तो वो छोटे बेबी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और प्रिंसेस उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब एनरोलमेंट कंप्लीट हो चुकी होती है तो सारा ही डिसाइपल्स वहाँ पर उस मैच को देखने के लिए आकर बैठ जाते हैं। और केविन और योंगफाई दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए होते हैं। और वो सीनियर लड़की उन लोगों से कहती है कि चाहे तुम दोनों में से कोई भी जीते या फिर कोई भी हारे, तुम दोनों में से कोई भी किसी को भी जान से मारने की कोशिश नहीं करेगा, ना ही यहाँ पे मौजूद स्टैचूज को नुकसान पहुँचाएगा। ये सुनते ही वो दोनों फिर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और वो सीनियर लड़की उन लोगों के बीच में जैसे ही फाइट स्टार्ट कराती है तो केविन जुओ एक स्पीयर थ्रो करता है जो कि आइस स्पीयर होता है। उसे देखते ही योंगफाई फौरन से अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे वापस भेज देता है, मगर केविन उस स्पीयर की डायरेक्शन फिर से चेंज कर देता है। ये देखते ही योंगफाई अपना स्पीयर बाहर निकालता है और आइस स्पीयर को पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए वापस से केविन जुओ की तरफ थ्रो कर देता है। ये देखते ही केविन जुओ फिर से अपने सामने एक पावरफुल शील्ड एक्टिवेट कर लेता है जिसकी मदद से वो उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उस अटैक से टकराते ही पीछे चला जाता है। और इस तरफ हमें योंगफाई को दिखाया जाता है। वो कहता है कि वेस्टर्न कल्टीवेटर्स इतने अच्छे नहीं हैं, ये लोग
सिर्फ और सिर्फ अपने वेपन्स पर ही रिलाई करते हैं। वो केविन जुओ से कहता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले। योंगफाई की ये बातें सुनने के बाद वहाँ पे बैठे हुए लड़के कहते हैं कि ये लड़का तो सच में काफी एरोगेंट है, इसने केविन जुओ के अटैक को इतनी आसानी से डॉज कर लिया। लगता है ये थर्ड ऑर्डर रियलम में है। मगर इस तरफ हमें केविन जुओ को दिखाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था और उसे गुस्से में होना भी चाहिए था क्योंकि एक सीनियर होकर उसकी कोई जूनियर इंसल्ट कर रहा था। वो योंगफाई से कहता है कि चलो बच्चे अब आकर दिखाओ। ये कहते ही वो आइस ब्लेड अटैक करता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक होता है। योंगफाई उस अटैक से बाल बाल बचते हुए उससे दूर हटने की कोशिश करता है मगर वहाँ पर बहुत ज्यादा आइस ब्लेड्स होती है। तो योंगफाई अपने स्पीयर की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करता है मगर वो ब्लेड उस स्पीयर को ही काट कर रख देती है। जिसके बाद योंगफाई देखता है कि वो सारी आइस ब्लेड्स उसकी ही तरफ आ रही हैं तो वो वहाँ से एनर्जी हैंड की मदद से निकलकर दूर जाने की कोशिश करता है मगर केविन जुओ आइस ब्लेड्स को अपने हाथों के जरिए कंट्रोल करते हुए उसके पीछे लगा देता है। ये देखते ही योंगफाई ऊपर छलांग लगाकर सीधा केविन जुओ की तरफ जाने की कोशिश करता है मगर केविन जुओ अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर नोकीली आइस वॉल खड़ी कर देता है जिसे टकराते ही योंगफाई वापस से पीछे चला जाता है और फिर पिलर्स के पीछे छुपते हुए उन अटैक से बचता है और एक पिलर को उखाड़कर सीधा ऊपर उठाता है और उन आइस ब्लेड्स को तोड़कर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। वो पिलर काफी ज्यादा भारी होता है मगर उसके बावजूद भी योंगफाई बड़ी ही आसानी के साथ उसे उठा रहा होता है और जैसे ही वो उसे केविन जुओ की तरफ थ्रो करता है तो हम देखते हैं कि केविन जुओ फिर से एक आइस वॉल खड़ी कर देता है जिससे वो उस पिलर को वहीं पे ही रोक देता है। मगर वो देखता है कि अचानक योंगफाई तो बिल्कुल उसके ऊपर आ गया है और उसके ऊपर आते ही वो उस पर एक जायंट एनर्जी हैंड के जरिए हमला करता है जिससे वो उसे पीछे धकेल देता है। मगर केविन जुओ उसे दोबारा से आइस ब्लेड से मारने की कोशिश करता है मगर इस मर्तबा भी योंगफाई उन आइस ब्लेड से बाल बाल बचते हुए निकल जाता है और कहता है कि लगता है कि केविन जुओ को मुझे मारने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। अगर वो ऐसी ही जल्दबाजी कर रहा है तो फिर उसे सबक सिखाने की जरूरत है। तो योंगफाई उन अटैक्स को डॉज करते हुए सीधा एक स्टेचू के ऊपर चढ़ जाता है जो कि उस कॉलेज के डीन का स्टेचू होता है और वो आइस ब्लेड जैसे ही उसके पास आ रही होती है तो केविन जुओ फौरन से अपने आइस ब्लेड्स को रोक देता है क्योंकि अगर वो आइस ब्लेड सीधा आगे जाएंगी तो सीधा उस स्टेचू से टकरा जाएंगी। और फिर वो योंगफाई से कहता है कि लगता है कि तुम इतने बुज़दिल हो कि तुम हमारे डीन की मूर्ति के पीछे छुप रहे हो। अगर तुम माफी मांग लेते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मगर योंगफाई कहता है कि तुमसे कौन छुप रहा है, मैं तो बस अपनी एक और ट्रिक यूज कर रहा था। इतने में वो आइस ब्लेड दोबारा से उसके बिल्कुल पास आ जाती है तो योंगफाई भी उनसे बाल बाल बचते हुए निकल जाता है और केविन जुओ के आसपास मूव करने लगता है और उससे कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हारे अंदर दम होगा मगर तुम तो एक गुब्बारे की तरह हो जिसके अंदर बस हवा भरी हुई है। ये सुनकर केविन जुओ और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आइस ब्लेड्स को बहुत ही तेजी के साथ उसकी तरफ थ्रो करता है जो कि योंगफाई से टकराने के बजाय सीधा उस मूर्ति से जा टकराती है। कॉलेज के डीन के स्टेचू का सर नीचे आ गिरता है। ये देखकर उस सीनियर लड़की को बहुत गुस्सा आता है और फिर योंगफाई केविन जुओ के पीछे जाकर उससे कहता है कि तुमने सुना नहीं था कि सीनियर ने क्या कहा था, किसी स्टेचू को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है जिस पर केविन जुओ और भी ज्यादा भड़क जाता है और अपनी आइस एनर्जी के जरिए उसे मारने की कोशिश करता है मगर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि योंगफाई तो पहले ही गुल हो चुका था। जिसके बाद हम लोग केविन जुओ को देखते हैं, वो योंगफाई को यहाँ वहाँ देख रहा होता है तो योंगफाई एक स्टेचू के ऊपर खड़ा होकर कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो, तुम कोई और ट्रिक क्यों नहीं ट्राई करते, मैं तुम्हारी इन छोटी छोटी ट्रिक से तंग आ गया हूँ। ये सुनते ही केविन जुओ कहता है कि अच्छा तुमने ये खुद ही कहा है तो फिर अब तुम्हें खुद ही भुगतना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं वो अपनी पावर्स को जैसे ही अनलॉक करता है तो हवा में ऊपर चला जाता है और वो अब आइस पावर के साथ साथ थंडर पावर को भी यूज करना शुरू कर देता है। उसकी सारी की सारी थंडर पावर उसके उस स्पीयर के ऊपर जमा हो गई थी। देखते ही देखते केविन जुओ उस एनर्जी के जरिए वहाँ पर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट करता है जो कि एक थंडर लाइटनिंग फॉर्मेशन होती है। उस फॉर्मेशन को देखते हुए वो सीनियर लड़की भी केविन से कहती है कि ये लड़का तो हद से आगे बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ केविन जुओ के लाइटनिंग अटैक्स योंगफाई को हिट करने ही वाले होते हैं कि वो उनसे बचते हुए अपने चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बना लेता है जिसकी मदद से वो उन लाइटनिंग अटैक से खुद को बचा लेता है। और फिर केविन जुओ की तरफ देखते हुए कहता है कि ये लड़का पागल हो गया है, ये अपने शेनलान एकेडमी के स्क्वायर के अंदर खड़ा होकर लाइटनिंग पावर को यूज कर रहा है,
इस तरह तो ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। इतने में केविन जुओ उस पर एक बहुत ही जबरदस्त लाइटनिंग अटैक थ्रो करता है जो कि योंगफाई की तरफ जा रही होती है, मगर योंगफाई अपने बैरियर को फिर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है जो कि उस लाइटनिंग अटैक को वहीं पे ही होल्ड कर लेता है। और उस तरफ केविन जुओ उसे लगा कि योंगफाई हार मान जाएगा। वो कहता है कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम भागकर कहाँ जाते हो। मगर अचानक से योंगफाई के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फौरन से अपने ड्रैगन को समन करता है जो कि उस लाइटनिंग अटैक को आकर पूरी तरह से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और योंगफाई फिर उस पूरी की पूरी बॉडी को एक जायंट हैंड का शेप दे देता है। योंगफाई की इस टेक्निक को देखकर केविन जुओ के भी होश उड़ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कियान इस टेक्निक को देखता है तो वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर योंगफाई उसी लाइटनिंग अटैक को उन जायंट हैंड्स के साथ सीधा केविन की तरफ थ्रो कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर केविन जुओ फौरन से हवा में ऊपर चला जाता है और अपनी एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है जिसके अंदर से एक जायंट लोटस बाहर निकल आता है और वो लोटस उस पूरे के पूरे लाइटनिंग अटैक को अपने अंदर निगल लेता है। मगर कुछ ही देर होती है और हमें दिखाया जाता है कि उस लोटस के अंदर एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से योंगफाई और केविन जुओ दोनों ही हर्ट होते हैं और वहाँ से दूर जा गिरते हैं और उससे रिलीज होने वाला प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ पे मौजूद बहुत सारे स्टैचूज डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिर पड़ते हैं। और वहीं पे ही हमें एक और बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि ऊपर खड़े होकर उनका मैच देख रहा था और इस तरफ जैसे ही धूल मट्टी छट जाती है तो योंगफाई देखता है कि उन लोगों ने तो सारे के सारे स्टैचूज को बर्बाद करके रख दिया है जिसकी वजह से अब उसे उस सीनियर लड़की का थोड़ा सा डर लगने लगा था और फिर वो कहता है कि लगता है अब तो मैं मारा जाऊंगा, ये मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है। वो इस सारी सिचुएशन की वजह से और भी ज्यादा टेंशन में आ गया था। मगर जब वो केविन जुओ की तरफ देखता है तो केविन जुओ अभी भी गुस्से में बिल्कुल नीला पीला हो रहा था और वो योंगफाई को जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि आज तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे। ये कहते ही वो अपनी पावर्स को और भी ज्यादा पुश करता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी से एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है और योंगफाई उससे कहता है कि ब्रदर इतना एक्सट्रीम लेवल में जाने की जरूरत नहीं है। मगर केविन जुओ उसकी बात नहीं मानता और हवा में ऊपर जाते ही फिर से लाइटनिंग एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है और इस मर्तबा वो अपनी लाइटनिंग एनर्जी को एक्सट्रीम लेवल तक लेकर चला जाता है। ये देखकर योंगफाई भी डर जाता है और वो कहता है कि इस मर्तबा कोई बहुत बड़ा अटैक होने वाला है और केविन जुओ जैसे ही योंगफाई की तरफ देखता है तो वो उस पर हमला करने के लिए जैसे ही लाइटनिंग एनर्जी को अपने स्पीयर के ऊपर इकट्ठा करना शुरू करता है तो अचानक उसे फील होता है कि जैसे उसकी एनर्जी बहुत ही तेजी से कंज्यूम हो रही है जिसकी वजह से उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और वो सब लोगों से कहता है कि सब लोग यहाँ से दूर हट जाओ, मेरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ये देखते ही वो सीनियर लड़की फौरन से नीचे आ जाती है और कहती है कि केविन जुओ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। वो वहाँ पे चारों तरफ एक बहुत ही बड़ी प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है ताकि वो उन सबको बचा सके और इस तरह फिर प्रिंसेस चुनियान भी व्हाइट टाइगर शील्ड को एक्टिवेट कर देती है। मगर फिर हमें योंगफाई को दिखाया जाता है वो अपनी लेजेंडरी कमान का इस्तेमाल कर रहा था। उसने केविन जुओ पर निशाना भी लगा लिया था और वो कहता है कि इस एक बंदे को मारने से मैं बहुत सारे लोगों की जान बचा लूंगा। अगर ये लाइटनिंग अटैक नीचे गिर जाता है तो इससे न जाने कितने ही लोगों की जान जाएगी। मगर योंगफाई की उस लेजेंडरी कमान को देखते ही वो लड़की कहती है कि ये तो एक आर्टिफैक्ट है और ऊपर खड़ा हुआ वो लड़का भी ये देख रहा होता है और इस तरफ योंगफाई उस एरो को रिलीज करने ही वाला होता है और वो कहता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसे यहीं खत्म करना होगा। ये कहते ही वो जैसे ही उस एरो को रिलीज करता है तो हम देखते हैं कि वो एरो सीधा उस लाइटनिंग अटैक को जाकर हिट कर जाता है जिसकी वजह से केविन जुओ का उससे कांटेक्ट टूट जाता है और वो लाइटनिंग के कंट्रोल से बाहर आ जाता है और सीधा जमीन पर आकर गिरता है। मगर इस तरफ योंगफाई देखता है कि केविन जुओ को उस लाइटनिंग अटैक से रोकने के बावजूद भी वो लाइटनिंग अटैक अपने आप ही जनरेट होता जा रहा है। ये देखकर वो भी काफी घबरा जाता है और कहता है कि अब सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और देखते ही देखते वो लाइटनिंग बॉल भी ऐसा ऐसा नीचे आने लगती है और फिर हमें वहाँ पे ऊपर खड़े हुए उस शख्स को दिखाया जाता है जो कि उस लाइटनिंग अटैक को रोकने के लिए फौरन से नीचे आ जाता है और आते साथ ही अपनी स्वॉर्ड को हवा में ऊपर थ्रो करता है और हम देखते हैं कि वो लाइटनिंग अटैक नीचे गिर पाता है इससे पहले ही ऊपर से एक रेड फ्लेमिंग ड्रैगन आ जाता है जो कि तेजी से आते हुए उस लाइटनिंग एनर्जी बॉल को आकर निगल लेता है और फौरन से हवा में ऊपर जाते ही उस बॉल के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस धमाके का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ पे खड़े हुए लोग उसे
बहुत ही मुश्किल से झेल पाते हैं, मगर उन लोगों को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि उस ड्रैगन की बॉडी ने उस प्रेशर को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मास्क वाला लड़का फौरन से नीचे आ जाता है और अपनी उसी सोर्ड को उठा लेता है जिसके अंदर से लाइटनिंग एनर्जी निकल रही थी। वो सीधा का सीधा योंगफाई की तरफ जा रहा होता है और जाने के बाद उन लोगों से कहता है कि बस बहुत हो गया, इस फाइट को यहीं पे ही एंड करो। उसे वहां पर देखते ही वो सीनियर लड़की कहती है कि बिग ब्रदर। वो उसे देखते ही फौरन से नीचे आ जाती है और दूसरी तरफ केविन जुओ वो भी उस लड़के को देखकर कहता है कि बिग ब्रदर हमें माफ कर दीजिए। मगर वो सीनियर केविन जुओ से कहता है कि ये सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, इस सिचुएशन में तुम्हारी जान भी जा सकती थी, आइंदा ऐसी कोई गलती मत करना। ये सुनकर केविन जुओ काफी शर्मिंदा होता है और वो मास्क वाला बंदा कहता है कि इस लड़के के पास एक नेक्स्ट लेवल का आर्टिफैक्ट है और वो योंगफाई से ये कहता है कि तुम्हारे बारे में मैंने सुना है, तुम ईस्टर्न शू किंगडम में से आए हो, उम्मीद है कि तुम उस हुई बाव को किसी और को नहीं दोगे क्योंकि वो एक लेजेंडरी वेपन है, मगर क्योंकि तुमने उस लेजेंडरी कमान से केविन जुओ को उस लाइटनिंग अटैक से बचाया है तो इसलिए मैं तुम्हारी गलती को माफ कर रहा हूँ। मगर योंगफाई कहता है कि लगता है कि ब्रदर को बहुत कुछ मालूम है। वो हंसते हुए कहता है कि बिग ब्रदर आप तो सच में काफी जीनियस है, मेरा नाम योंगफाई है और मैं शेनलान किंगडम में पहली मर्तबा आया हूँ, मेरा किसी को मारने का कोई भी इरादा नहीं है। मगर फिर वो मास्क वाला बंदा कहता है कि केविन जुओ वो एक गैर जिम्मेदार लड़का है, उसे अपने सेक्ट की रिस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए था, मगर मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ कि तुम इस सेक्ट में एडमिशन क्यों लेना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर किसी से लड़ने के लिए आए हो या फिर तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के लिए आए हो। ये सुनकर प्रिंसेस चुनियान कहती है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आए हैं, हमारा किसी से लड़ने का कोई इरादा नहीं, सारा मसला इस केविन ने खड़ा किया था, अगर ये लोगों को तंग करना छोड़ दे तो यहाँ पर ऐसा कोई मसला होगा ही नहीं, मगर क्योंकि हम लोगों ने इससे फाइट जीत ली है तो इसे अब शराफत से हम लोगों से माफी मांग लेनी चाहिए। ये सुनकर वो सीनियर फिर केविन जुओ की तरफ देखता है तो वो अपना मुंह नीचे कर लेता है, जिस पर वो सीनियर प्रिंसेस से कहता है कि मैं जानता हूँ कि सारा फॉल्ट केविन का ही है, मगर इसकी तरफ से मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, आप लोग हमारे गेस्ट हैं, आप लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। ये सुनते ही प्रिंसेस चुनियान कहती है कि तुम सच में काफी अच्छे बंदे हो, इसीलिए मैं तुम्हारी खातिर इसे माफ कर रही हूँ। मगर फिर योंगफाई कहता है कि जरा एक मिनट रुको, तुम्हारी बातों में कुछ गड़बड़ है, क्या तुमने अभी अभी हमें गेस्ट कहा, तुम्हें तो हमें सेक्ट ब्रदर कहना चाहिए था क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम पास कर लिया है और हम लोग खुद को यहाँ पर इनरोल करने के लिए आए हैं। मगर दूसरी तरफ वो सीनियर कहता है कि तुम लोगों ने भले ही ये टेस्ट पास कर लिया है मगर अभी तक तुम लोग इस सेक्ट के डिसाइपल नहीं बने हो क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक वो फॉर्म फिल नहीं किया और मैं तुम लोगों को एडमिशन के लिए अलाउ भी नहीं करने वाला। ये सुनकर केविन जुओ बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर वो सीनियर लड़की भी वहाँ पे आती है और कहती है कि ठीक है तो फिर तुम लोग जा सकते हो। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग शेनलान सेक्ट से बाहर आ रहे होते हैं और फिर प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम लोगों ने सुन लिया उन्होंने क्या कहा है, उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है और उसके लिए उन लोगों ने एक मन गढ़ंत कहानी भी बना ली। मगर इतने में ख्यान कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मगर योंगफाई कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, इसलिए खुद को इल्जाम मत दो। हम लोगों ने तो ये सोचा भी नहीं था कि हमारा एडमिशन इस तरह सस्पेंड कर दिया जाएगा। मगर इस तरह योंगफाई कहता है कि उस बंदे ने मुझे ये कहा था कि अगर मुझे सेक्ट में एडमिशन लेना है तो उसके लिए मुझे कोई और रास्ता चुनना होगा। और उससे ये भी याद आता है कि उस सीनियर ने कहा था कि तुम लोगों ने अभी तक सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया है। अभी अभी हमारे वाइस डीन ने एक नया ऑर्डर जारी किया है, उन्होंने कहा है कि नए डिसाइपल्स में से कुछ डिसाइपल दूसरे सेक्ट्स के जासूस हैं, इसीलिए उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाएगा और उन्हें शक है कि शायद वो जासूस तुम लोग हो। मगर फिर योंगफाई ये सोचकर परेशान हो जाता है कि हम लोग तो जासूस नहीं थे, फिर जासूस था कौन। वो अभी इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि प्रिंसेस कहती है कि अब इसके बारे में सोचने का कोई भी फायदा नहीं है, चलो हमें यहाँ से चलना है। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से जैसे ही जा रहे होते हैं तो ऊपर से उन लोगों को फिर से एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसी सीनियर की होती है। वो उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग अभी भी शेनलान अकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हो। तो उस सीनियर को देखकर योंगफाई कहता है कि जरा एक मिनट रुको, कहीं तुम सीनियर लानफेंग तो नहीं हो। तो वो बंदा कहता है कि मेरे नाम में क्या रखा है, तुम सिर्फ काम की बात करो और काम की बात ये है कि तुम लोग अभी भी शेनलान अकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हो। मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूँ, उसके जरिए तुम शेनलान अकेडमी में एडमिशन ले सकते हो। ये सुनते ही प्रिंसेस चुनियान
चुनियान गुस्से में आकर कहती है कि पहले तो तुम लोग हमें सेक्ट के अंदर छोड़ नहीं रहे थे और अब तुम चाहते हो कि हम लोग फिर से सेक्ट में आ जाएं। मगर योंगफाई उससे कहता है कि तुम खामोश हो जाओ और जरा समझने की कोशिश करो कि वो क्या कहना चाहता है। जिसके बाद वो सीनियर उन लोगों से कहता है कि हमारी एकेडमी के पास ही एक एंशिएंट रून माउंटेन है। उन माउंटेन्स के बारे में कहा जाता है कि उन एंशिएंट माउंटेन्स में 2 गॉड्स की फाइट हुई थी जो कि पूरी तरह से खत्म हो गए थे। मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ बातें होंगी, इसीलिए हमारा एक बंदा वहाँ पर गया था और उसने एक डिवाइन फ्रूट और एक एंशिएंट बोन को ढूंढ निकाला है। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि वो फ्रूट जरूर रियल किंगडम ऑफ गॉड का होगा। ये कहने के बाद फिर कियान उससे कहता है कि इसका मतलब फिर ये हुआ कि उन एंशिएंट ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए तो फिर पूरी दुनिया में जंग छिड़ने वाली होगी। मगर वो सीनियर उन लोगों से कहता है कि ऐसा उस वक्त होता जब हमारी एकेडमी ये न्यूज आउट होने देती, मगर हम लोगों ने इस न्यूज को ब्लॉक कर दिया है जिसकी वजह से ये न्यूज किसी को भी नहीं मालूम। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एंशिएंट माउंटेन्स में जाओ और वहाँ पे जाकर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करो। मगर फिर योंगफाई उससे कहता है कि अच्छा, तुमने जो उन जासूसों के बारे में कहा था वो क्या सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहा था? जिस पर वो सीनियर कहता है तुम समझदार हो मगर तुम्हारे पास टाइम बहुत ही थोड़ा है। अगर तुम लोग वहाँ से कोई चीज ढूंढ कर लाते हो तो फिर तुम लोग पर्सनली डीन से जाकर मिल सकते हो और इस तरह तुम लोग शेनलान एकेडमी के डिसाइपल भी बन जाओगे। मगर फिर प्रिंसेस चुनियान कहती है कि अगर हमें एंशिएंट माउंटेन्स में कोई ऐसी चीज मिल भी जाती है तो उसकी प्राइस इतनी ज्यादा होगी कि हम लोग पूरा शेनलान किंगडम ही खरीद लेंगे। मगर फिर योंगफाई उस सीनियर से कहता है कि आपने हमारा इतना अच्छा ख्याल रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि आपके एहसान का बदला चुकाया जाए। ये बात सुनते ही वो सीनियर कहता है कि सच में मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम वाकई में एक बड़े दिल वाले हो। मगर तुम लोग बिल्कुल भी घबराना मत, मुझे तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मगर तुम लोग अपने मिशन पर फौरन से निकल जाओ। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा लक बहुत ही अच्छा होगा। तो योंगफाई उसके जाने के बाद कहता है कि चलो ये बैटल तो खत्म हुई, मगर पता नहीं शेनलान किंगडम उस माउंटेन का पता क्यों लगाना चाहता है, वो लोग क्या चीज तलाश करना चाहते हैं। ये कहने के बाद वो लोग सीधा उन माउंटेन्स की तरफ चले जाते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।